नमस्ते बच्चों, हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल चल रहा था और हम पढ़ चुके थे कि किस तरह से ऑर्बिटल्स के शेप सबशेल के अंदर क्या होते हैं और उनका ओरिएंटेशन किस तरह का होता है, जिसमें हमने पढ़ा था s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल के बारे में। अब आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल होते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम में। ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, लेकिन उससे पहले हम समझें कि हाइड्रोजन के लिए वो सिस्टम किस तरह का होता है। अब आप लोगों को ये जो स्क्रीन पर फिगर दिख रहा है 2.16 का A, हाइड्रोजन के अंदर 1s ऑर्बिटल होगा और इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर मिलेगा, क्योंकि ये सबसे छोटा एनर्जी लेवल है, या यूँ कह सकते हैं हम कि न्यूक्लियस के सबसे पास वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1s जो ऑर्बिटल है, या हम यूँ कह दें कि फर्स्ट शेल है, इसके अलावा और कोई शेल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। शेल्स होंगी, सब शेल्स भी होंगी, उनके अंदर ऑर्बिटल्स भी होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं मिलेगा क्योंकि वो हायर एनर्जी लेवल है। हाँ, अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू या किसी और सिस्टम से, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करेगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि इससे हाई एनर्जी लेवल, ये सेकंड शेल आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रही है 2s एंड 2p। ध्यान देना, मैंने आप लोगों को बताया था कि शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं और उनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है ये सेकंड शेल है, ठीक है, और इसके अंदर दो सब शेल्स हैं। कौन कौन सी हैं? 2s एंड 2p। और s के अंदर एक ऑर्बिटल है, जबकि p के अंदर तीन ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीन ऑर्बिटल्स कौन से हैं? px, py और pz। हाइड्रोजन के लिए s और p एनर्जी लेवल बराबर होते हैं, या इनको हम बोल सकते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होंगे जो एनर्जी में बराबर होते हैं। इससे आप और ऊपर की तरफ मूव करोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है थर्ड शेल, जिसके अंदर तीन सब शेल्स होंगी और उनके अंदर के ऑर्बिटल्स भी आपको दिख रहे हैं। तो 3s, 3p और 3d। अब s के अंदर एक ऑर्बिटल, p में तीन ऑर्बिटल और d के अंदर 5 ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे सेम एनर्जी लेवल के हैं। ध्यान देना बच्चों, ये जो बताया जा रहा है ये केवल हाइड्रोजन के लिए है, जिसके न्यूक्लियस के अंदर केवल एक प्रोटॉन है और चारों तरफ चक्कर लगाने वाला भी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये सबसे सिंपल सिस्टम है। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाता है, वैसे वैसे आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो उसकी वजह से जो ऑर्बिटल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अप्लाई होगा, और वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जाता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। तो कंसिक्वेंटली होता क्या है कि यहाँ जो आप लोगों को 1s एनर्जी लेवल दिख रहा है, ये 1s एनर्जी लेवल और नीचे की तरफ खींचता चला जाता है। इसी तरह से जो सेकंड और थर्ड एनर्जी लेवल्स हैं वो भी नीचे की तरफ खींचते चले जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो s है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास जाएगा, और p वाला भी पास जाएगा, लेकिन उतना पास नहीं जाएगा जितना कि s गया है। इसी तरह से 3s, 3p और 3d ये भी न्यूक्लियस की तरफ खींचते चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा पास जाएगा 3s, उसके बाद 3p और उसके बाद में 3d। तो किस तरह से इसमें वेरिएशन होगा मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए, अब आप लोगों को ये सेकंड वाला जो b वाला फिगर दिख रहा है इसके अंदर देखिए। हालांकि यहाँ आप कंपैरिजन करोगे 1s दोनों में बराबर लेवल पर दिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो b वाला है उसके अंदर 1s थोड़ा और नीचे आ जाता है। अब आप देख रहे हैं, कंपैरिजन कीजिए, जो ये 2s वाला है ऑर्बिटल, तो ये 2s हाइड्रोजन वाले सिस्टम के अंदर यहाँ पर था, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम में थोड़ा नीचे की तरफ आ गया, यानी न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा सा खिंच गया है। इसी तरह से ये 2p वाला भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, हालांकि
यहाँ इतना शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसको इमेजिन कीजिए और एज्यूम कीजिए। अब आप देख रहे हैं 3s, 3p और 3d, इनके अंदर जो डिफरेंस है वो किस तरह का, ध्यान से देखिए। 3s, 3p, 3d, 3s वाला सबसे ज़्यादा पास में आया न्यूक्लियस के, 3p वाला भी पास आया लेकिन उतना ज़्यादा पास नहीं आया, 3d वाला भी। हालांकि आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम बता रखा है, ये एनर्जी लेवल जो दिख रहा है ये हाइड्रोजन वाला है, लेकिन ये इससे भी थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, हालांकि यहाँ शो नहीं किया है। अब एक खास बात पर ध्यान दीजिए, जो 4s ऑर्बिटल था अभी तक हाइड्रोजन वाले सिस्टम के अंदर 3d से ऊपर की तरफ था, जो आपको यहाँ पर हालांकि शो किया हुआ नहीं है। लेकिन ये जो 4s अभी तक जो 3d से ऊपर था, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बढ़ते हैं तो ये ज़्यादा खिंचाव महसूस करता है, तो ये और नीचे की तरफ आ जाता है और 3d को क्रॉस करके भी नीचे की तरफ आ जाता है। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो जो सबसे छोटा एनर्जी लेवल होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे, यानी 1s के अंदर सबसे पहले जाएंगे। जब ये पूरा भर जाएगा तो उसके बाद में 2s में जाएंगे, फिर उसके बाद में 2p में जाएंगे, फिर 3s, 3p। अब 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन्स 4s में जाएंगे, ना कि 3d में। ऐसा क्यों, वो आप लोगों को पता लग रहा होगा, क्योंकि 4s का एनर्जी लेवल 3d से कम है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 9th और 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं एटॉमिक नंबर 18 के लिए, 2, 8 एंड 8। ठीक है, अब अगला एटॉमिक नंबर पोटेशियम का आता है 19। हम ये सोचते हैं कि उसका कॉन्फ़िगरेशन 289 होना चाहिए, लेकिन वो 289 ना होकर के 2881 होता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो थर्ड शेल में हम सोचते हैं कि जाना चाहिए था, वो थर्ड शेल में ना जा कर के फोर्थ शेल में चला जाता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो 4s ही वो फोर्थ शेल है। ठीक है, ये अच्छा, इसी तरह से एटॉमिक नंबर 20 के लिए भी आप एज्यूम कर सकते हो, यानी कैल्शियम के लिए। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें लगता है कि 2810 होना चाहिए, लेकिन वो 2882 होता है। यानी कि पोटेशियम और कैल्शियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली 1 और 2 होते हैं। तो ये रीज़न कई सारे बच्चों को 9th और 10th में समझ में नहीं आ रहा था, शायद अब समझ में आ गया होगा। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि वैलेंस शेल के अंदर कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो उसका रीज़न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन यानी सबसे सिंपल सिस्टम के लिए एनर्जीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है वो किस तरह से वेरी कर रहा है, ये देखिए। ये फर्स्ट शेल है 1s, केवल एक ही ऑर्बिटल है इसके अंदर। सेकंड शेल में 2 सब शेल्स होंगी, s और p, तो ये दोनों बराबर एनर्जी लेवल की आप लोगों को दिख रही हैं। फिर थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल्स होंगी, वो s, p और d वाली होगी, ये तीनों आपस में बराबर हैं। इसी तरह से फोर्थ शेल के अंदर टोटल 4 सब शेल्स होंगी, s, p, d एंड f, ये आपस में बराबर होगी। अब इससे हालांकि आगे वाले एनर्जी लेवल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ध्यान देना ये हाइड्रोजन के लिए है। लेकिन अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एनर्जी लेवल की जो सीक्वेंस है वो अब इस तरह की नहीं रहेगी। वो किस तरह से वेरी होगी ये हम देखते हैं। अब आप इसके अंदर देखिए, इस फिगर में, इस फिगर के अंदर ये एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, इसके अंदर फर्स्ट वाला जो एनर्जी लेवल है यानी n=1, वो ये वाला है। ठीक है, और सेकंड वाला जिसके अंदर 2s 2p आ गए, आपको दिख रहा है कि 2s थोड़ा सा नीचे खिसक के आ गया है, 2p थोड़ा सा उससे ऊपर की तरफ है। फिर अब देखिए 3s और 3p ये थर्ड शेल है, और 3d वाला भी थर्ड शेल में है इंक्लूडेड। लेकिन जो 4s वाला है वो 3d को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ गया है,
मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स जो 3s और 3p के बाद में 3d में न जाकर के 4s में जाते हैं। अच्छा, 4s फिलअप होने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स 3d के अंदर फिलअप होंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 3d के बाद में 4p आ जाता है और उसके बाद में 5s आ जाता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन 4p के बाद में 4d में नहीं जाएंगे बल्कि 5s के अंदर जाएंगे, उसके बाद में 4d में। तो आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करोगे वैसे वैसे आप लोगों को पता चलेगा ये एनर्जी का लेवल बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से सबसे कम एनर्जी लेवल में पहले जाएंगे और उसके बाद में हायर एनर्जी लेवल के अंदर मूव करेंगे। अब हम थोड़ा समझें कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। हमने भी बताया था कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर मिलता है, ये उसके लिए ग्राउंड स्टेट होगी, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन खुद को सबसे ज़्यादा स्टेबल या कंफर्टेबल फील करता है वो एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट होगा, या हम यूँ कह दें कि सबसे नीचे वाला एनर्जी लेवल। जब हम उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल में जाता है, हम क्या कहेंगे कि वो एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, अगर लिथियम के लिए हम बात करें तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन टोटल 3 होते हैं, तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे और उसके बाद में सेकेंड शेल के 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 3 है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर आएगा, ये उसके लिए ग्राउंड स्टेट होगी। अगर हम एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके 2s से 2p या 3s या 3p या 4s या 3d किसी में भी जा सकता है। तो 2s के अलावा कोई सी भी जो हायर एनर्जी लेवल होगी वो उसके लिए एक्साइटेड स्टेट होगी। अब हम समझते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। बच्चों, आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम की हम बात करें तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। बाहर की तरफ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने से अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे रिपल्शन फील करते हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं कर पाते हैं जितना कि किया जाना चाहिए। एक मोमेंट के लिए आप इमेजिन कीजिए, मान लो थर्ड शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वो फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे रिपल्शन फील करेगा। तो क्या होगा, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स वो थर्ड शेल वाला इलेक्ट्रॉन जितना फील करना चाहिए था उतना नहीं करता है, उससे कम करता है, वो इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन की वजह से। अगर हम फर्स्ट और सेकंड शेल के इन इलेक्ट्रॉन्स को बाय चांस हटा दें तो वो थर्ड शेल वाला इलेक्ट्रॉन परफेक्टली, या हम यूँ कह दें कि जितना एटॉमिक नंबर है या जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसी के बराबर या न्यूक्लियर चार्ज के बराबर अट्रैक्शन फोर्स को फील करेगा। तो ये रिपल्शन की वजह से जो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है तो उसमें क्या होता है, आप यूँ मान लीजिए कि उस इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस का चार्ज थोड़ा सा कम हो जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, जो रिजल्टेंट रहता है उसको हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉन हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से जो रिपल्शन फील करते हैं इसी को हम क्या कहेंगे, शील्डिंग इफ़ेक्ट। अब हम ये देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, आप लोगों ने अभी देखा था एनर्जी लेवल किस तरह से इंक्रीज़ होता है, हमें कैसे पता पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस एनर्जी लेवल के अंदर पहले जाएंगे। भाई जैसे 1s है, ये तो आपको पता है, 1s के बाद में ऑब्वियसली 2s में जाएंगे, 2p में जाएंगे, उसके बाद में 3s में जाएंगे, 3p, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब उससे आगे हम कैसे पता करें। तो उसके लिए एक रूल है जिसको n+l रूल कहा जाता है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l एजीमुथल क्वांटम नंबर। आप किसी भी सबशेल के लिए इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। ठीक है भाई, जैसे एक एग्जांपल है 3s और 3p में हम कंपैरिजन करें। ठीक है, तो 3 उसके लिए n की वैल्यू 3 है और s
उसके लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो 3 + 0 यानी 3 हो गई। और 3P के लिए 3 + 1 होगी, क्योंकि वहाँ L की वैल्यू 1 है, तो 3 + 1 = 4 होगी। तो जिसके लिए N + L की वैल्यू कम है, वो एनर्जी लेवल छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसके अंदर जाएगा, यानी 3s के अंदर पहले जाएगा और 3p के अंदर बाद में जाएगा। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करें कि 4s और 3d में क्या होगा। आप देखिए 4s के लिए N + L की वैल्यू क्या होगी, वो 4 + 0 के बराबर होगी, यानी 4 होगी। जबकि 3D के लिए वो 3 + 2 के बराबर यानी 5 के इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि 3D में जो D सबशेल है उसके लिए L की वैल्यू 2 होती है, तो 3 + 2 5 हो गया। यानी 4s के लिए वैल्यू कितनी है, 4, और 3D के लिए वैल्यू 5। यानी जो 4s है वो एनर्जी लेवल छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसके अंदर जाएंगे, उसके बाद में 3D में जाएंगे। अब आप कंपैरिजन कीजिए 3D और 4P के अंदर, तो 3D के लिए वैल्यू 5 है, आपको पता है, जबकि 4P के लिए भी वैल्यू 5 है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, तो 4 + 1 5 हो गई। अब आप सोचेंगे कि दोनों के लिए वैल्यू जब 5 है तो इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसके लिए N + L में N की वैल्यू छोटी है। इसको हम टेबल से समझने की कोशिश करें। अब ये जो टेबल 2.5 आपको दिख रही है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स विद इंक्रीजिंग एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ N + L रूल। इसमें देखिए फर्स्ट कॉलम है, उसमें ऑर्बिटल या यूँ कह दो सबशेल के लिए बता रखा है 1s 2s 2p रेस्पेक्टिवली। फिर उनके लिए N और L की वैल्यू सेकंड और थर्ड कॉलम के अंदर रेस्पेक्टिवली बता रखी है, और जो फोर्थ कॉलम है उसमें N + L की वैल्यूज़ बता रखी है। 1s के लिए वैल्यू 1 है, यानी ये सबसे छोटा एनर्जी लेवल है। उसके बाद में 2s आ रहा है, फिर 2p आ रहा है, फिर 3s आ रहा है। ध्यान देना 2p और 3s दोनों के लिए N + L की वैल्यू बराबर है, यानी 3 3 है। लेकिन 2p के अंदर N की वैल्यू छोटी है, इसलिए वो लोअर एनर्जी लेवल का है, और 3s कंपैरेटिवली हायर एनर्जी लेवल का है। अब हम देखें 3s और 3p में, तो इनमें 3 और 4 वैल्यूज़ हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन 3s में पहले जाएगा, और 3p वाला हायर एनर्जी लेवल है। अब आप देखिए 4s की तरफ मूव कीजिए। ध्यान देना 3p और 4s दोनों के लिए वैल्यू 4 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 3p में, क्योंकि उसके लिए n की वैल्यू 3 है। फिर हम देखें 4s एंड 3d में कंपैरिजन करो, तो 4s की वैल्यू 4 है, जबकि 3d की वैल्यू 5 है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन 4s में पहले जाएगा। लेकिन आप कंपैरिजन करो 3d और 4p में, दोनों के लिए N + L की वैल्यू 5 है, तो इलेक्ट्रॉन 3d में पहले जाएगा, क्योंकि N की वैल्यू 3 है, जो कि 4p के लिए जो वैल्यू है यानी 4 उससे कम है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर एनर्जी लेवल किस तरह से इंक्रीज़ होता है आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। 1s 2s 2p एंड सो ऑन, आगे की तरफ मूव करते जाएंगे। हालांकि इसके अंदर छोटी सी कहीं गलती है, आप लोग ढूंढ करके मुझे बताइएगा और कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि क्या मिस्टेक, और आप उसको जब नोट्स बनाएं तब करेक्शन कर लीजिएगा। अब हम इसको याद रखना चाहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो किस तरह से इंक्रीज़ होती है, तो ये जो फिगर 2.17 है इस पर ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहला जो एनर्जी लेवल है यानी शेल, वो है फर्स्ट वाली शेल ये है, सेकंड शेल ये वाली है, थर्ड शेल ये वाली है, और फोर्थ शेल ये वाली है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इनके अंदर फिलअप होंगे तो वो एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग लेवल किस तरह से वेरी करेगा वो आप देखिए। 1s के बाद में ये जो स्पाइरल पाथ है, फिर 2s और उसके बाद में 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s एंड सो ऑन। फिर आप नीचे की तरफ मूव करोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा।
तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल क्या है। अब ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिंपलेस्ट एनर्जी सिस्टम जैसे हाइड्रोजन वाला है उसमें एनर्जी लेवल का सिस्टम क्या रहेगा, फिर उसके बाद में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो वो किस तरह से वेरी करेगा। तो ये सारा जो कुछ हम पढ़ते हैं ये ऑफबो प्रिंसिपल के अंदर पढ़ते हैं। ऑफबो प्रिंसिपल, ध्यान देना, ऑफबो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है बल्कि इसका ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। तो किस तरह से एनर्जीज इंक्रीज होती है। अब हम देखते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है हम देखें। No two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था क्वांटम नंबर्स जब पढ़ा था तब। ध्यान देना, जैसे एक पोस्टल एड्रेस कोई भी दो इंसानों के लिए सेम नहीं हो सकता है, इसी तरह से क्वांटम नंबर का जो सेट है वो किसी एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता है। या इसमें हम थोड़ा और आगे बढ़ें, only two electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin। मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनकी जो स्पिन है वो ऑपोजिट होगी। ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इसी को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करके देखें और समझने की कोशिश करें। The maximum number of electrons in the shell with principal quantum number n is equal to 2n square। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारे सामने आता है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये मल्टीप्लिसिटी क्या है इसको थोड़ा हम समझें। आप लोगों ने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि प्लस हाफ एंड माइनस हाफ ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है या वे है ना। तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या यूँ कह दो कि एक अपवर्ड डायरेक्शन और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, या हम यूँ कह दें एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक ऑर्बिटल के अंदर अगर फिलअप होते हैं तो। लेकिन अब उससे थोड़ा हम आगे बढ़ें। जो एस सबशेल है आपको पता है एक ही ऑर्बिटल होता है, तो पहला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो अगर हम मान लें कि अपवर्ड रोटेशन में है या प्लस हाफ से ही उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑब्वियसली सेकंड इलेक्ट्रॉन जो एंटर होगा वो माइनस हाफ स्पिन वाला होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाला होगा, ठीक है। लेकिन पी सबशेल की बात करें तो उसके अंदर तीन ऑर्बिटल हैं। अब ये जो तीन ऑर्बिटल हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनमें जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो हंड का जो रूल है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि पी एक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वापस पी एक्स में नहीं जाएगा बल्कि पी वाई के अंदर जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद में जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो पी जेड में जाएगा। और एक ख़ास बात, इन तीनों की स्पिन सेम होगी, या हम यूँ कह दें जो अपवर्ड डायरेक्शन वाली है या क्लॉकवाइज रोटेशन वाली है ये एज्यूम कर लो, तो तीनों की स्पिन सेम होगी। मीन्स क्या हुआ, प्लस हाफ, अब तीनों के लिए प्लस हाफ है, अब आप इनकी टोटल कीजिए तो ये प्लस 1.5 हो जाएगी। यानी एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों पी ऑर्बिटल में पहले जाएंगे, ये भी बात ध्यान में रखना। ये तीनों पी ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल वाले हैं, इसलिए उसके बाद जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो पी एक्स के अंदर आएगा। हालांकि वो पी वाई और पी जेड में भी जा सकता है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि वो पी एक्स के अंदर आएगा। लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा इसकी स्पिन उस पहले वाले इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट होगी, यानी पी एक्स के अंदर पहले से प्लस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन था तो अब माइनस हाफ वाला हो जाएगा, या यूँ कह दो कि वो पहले अपवर्ड रोटेशन वाला था, अपवर्ड डायरेक्शन वाला था, तो अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला होगा।
तो हम देखें, दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, that is orbitals of equal energy called degenerate orbitals। हम पहले भी देख चुके हैं, मैंने बताया था कि ये px, py, pz तीनों सेम एनर्जी लेवल वाले हैं और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये क्या बोलता है, pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subshell does not take place until each orbital belonging to the subshell has got one electron each, that is it is singly occupied। यानी किसी भी सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सारे ऑर्बिटल्स के अंदर 1 बाय 1 करके पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और इन सब की स्पिन सेम होगी। जब ये सारे फिलअप हो जाएंगे उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ जो मल्टीप्लिसिटी है उसको समझना कि जैसे पी ऑर्बिटल पी सबशेल है तो प्लस हाफ और प्लस हाफ, यानी टोटल कितना हो गया मल्टीप्लिसिटी, +1.5 हो गई। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पेयर हो जाएगा और उसकी स्पिन ऑपोजिट होगी, यानी वो -12 होगी। ध्यान देना, पी एक्स ऑर्बिटल के अंदर +12 और -12 दोनों कैंसल आउट हो गए, तो बाकी के 2 ऑर्बिटल में बचे +12। अब मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, +1, यानी वो +1.5 तक मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम लेवल तक जाती है और उसके बाद में वापस से पेयरिंग के साथ में डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो पी वाई में आएगा, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर पी जेड में आएगा तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अल्टीमेटली जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड हो गए तो मल्टीप्लिसिटी 0 हो जाएगी। रीज़न क्या है, क्योंकि +12 वाले 3 इलेक्ट्रॉन और -12 वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इसको हम थोड़ा आगे की तरफ समझें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो किस तरह से फिल होते हैं उसी को हम समझें। अब जैसे सबशेल्स हैं, उनके नोटेशन एस पी डी एफ जी एच एट्सेट्रा होते हैं। उनको ऑर्बिटल डायग्राम जो आपको ये बॉक्सेस दिख रहे हैं उसके थ्रू समझ सकते हैं। एस उसके अंदर एक ऑर्बिटल है, पी उसमें 3 ऑर्बिटल हैं, डी उसमें 5 ऑर्बिटल हैं। तो ये सेम एनर्जी लेवल वाले हैं। अब सबसे पहले हम बात करें 1s की, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 9th और 10th क्लास में पढ़ा है आपने 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1, और हीलियम का 2, यानी फर्स्ट शेल के अंदर ही ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो किस तरह से फिलअप किए हुए हैं ये आप देखिए। हाइड्रोजन में अपवर्ड डायरेक्शन वाला 1 इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, या यूँ कह दो कि एक +12 वाला है, दूसरा -12 वाला है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन लिथियम के अंदर जो आएगा वो 2s के अंदर जाएगा, यानी कि सेकेंड शेल के अंदर। तो आप देखिए एटॉमिक नंबर 3, ये लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हुआ। उसके बाद बेरिलियम के अंदर इस तरह से फिल होगा, यानी 2s के अंदर आएगा। फिर बोरोन के अंदर आप देखिए वो 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ। ठीक है, यहाँ ध्यान देना कि जो सबशेल हैं उनके अंदर भी एस के कंपैरिजन में जो पी सबशेल है उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब पी सबशेल में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए जो आएगा वो पी के फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में नहीं जाएगा सेकंड इलेक्ट्रॉन, बल्कि पी के सेकंड वाले ऑर्बिटल में जाएगा, यानी ये दोनों अनपेड रहेंगे और दोनों की स्पिन की डायरेक्शन सेम रहेगी। अब आप देखिए नाइट्रोजन वाले केस में अगला इलेक्ट्रॉन यूँ मान लीजिए पी जेड के अंदर आया है, हालांकि पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों सेम होते हैं, किसी में भी जा सकता है, लेकिन हम यूँ एज्यूम कर लें कि पहले पी एक्स में गया, फिर पी वाई में गया और उसके बाद में पी जेड में गया। फिर इस तरह से अब जो अगले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पेयरिंग उसके बाद में स्टार्ट होगी। अब ये ध्यान देना कि जो नाइट्रोजन में 3 पी ऑर्बिटल्स हैं सिंगली ऑक्यूपाइड हैं, तीनों की स्पिन सेम डायरेक्शन में है, और ऑक्सीजन से पेयरिंग स्टार्ट हो रही है, तो जो 4th इलेक्ट्रॉन आया है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी डाउनवर्ड है। अब इसमें अगर हम ये कैलकुलेट करें मल्टीप्लिसिटी,
तो ये प्लस हाफ और ये प्लस हाफ वाला है, ओवरऑल प्लस 1.5 इसकी स्पिन होगी। लेकिन ऑक्सीजन वाले केस में आप देखोगे तो इसमें ये प्लस हाफ और माइनस हाफ कैंसल आउट हो गए, तो ये प्लस हाफ और प्लस हाफ यानी टोटल कितनी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी इसकी, +1। अब फ्लोरीन के लिए आप देखिए, इसमें और इसमें पेयरिंग हो चुकी है, अकेला ये ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड है, तो इसकी स्पिन या मल्टीप्लिसिटी +12 है। लेकिन नियोन के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, ओवरऑल उसकी मल्टीप्लिसिटी 0 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है उसका तरीका भी आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि पहले 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, उसके बाद में 2s में, फिर 2p में, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। अब एग्ज़ाम्पल लें हम सोडियम का, तो सोडियम में एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 होता है उसका, यानी टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 9th-10th में जो कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा है वो था 281, यानी फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सब शेल के नोटेशंस को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको पता लगेगा सोडियम के लिए 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1 है, यानी फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और थर्ड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं, ध्यान देना ये 1s² नहीं बोला जाएगा, इसको 1s2 और फिर 2s2 इस तरह से बोला जाएगा। और ये जो 2 शो किया जा रहा है वो सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आर्गन के लिए आपको पता है कि 9th-10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था 2, 8 और 8। यहाँ पर भी आप वही देखेंगे, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और थर्ड में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन लिखने का जो तरीका है वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6 होगा। अब हायर एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो इस तरह से लिखने पर क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो उसका एक अच्छा तरीका ये है, जैसे हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करना चाहते हैं तो आपको पता है कि पोटेशियम में 4th शेल यानी 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो शुरू के जो 3 शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल हो चुकी हैं, और जो शुरू की 3 शेल्स कम्प्लीटली फिल हो चुकी हैं वही आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है। तो या तो हम पोटेशियम के लिए लिखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1, या फिर हम ऐसा लिखें आर्गन उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें और उसके बाद में 4s1, यानी पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर आर्गन का कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और उसके बाद में नेक्स्ट शेल के अंदर 4s1 में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम देखें कि इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं पोटेशियम के बाद में, जैसे कैल्शियम आएगा आपको पता है 4s के अंदर ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन 4s2 हो जाएगा। लेकिन एटॉमिक नंबर 21 जैसे ही आएगा स्कैंडियम का, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, वहाँ पर क्या होता है कि 4s के बाद में इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल के अंदर जाता है और d में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ध्यान देना 3d सबशेल में dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz², ये पांचों सेम एनर्जी वाले होते हैं। तो 1 बाय 1 करके इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फिल होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर 21 यानी स्कैंडियम में 3d1 कॉन्फ़िगरेशन होगा। फिर रेस्पेक्टिवली टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ में। तो D1 के बाद में फिर D2, D3, D4, D5 इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन उनका बढ़ता जाएगा। पर ये बात माइंड में रखना कि जो क्रोमियम और कॉपर हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसका रीज़न क्या है, पहले तो हम ये सोचें कि एक्सपेक्टेड क्या होगा। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 होता है, हम ये मान के चलते हैं कि 3d के अंदर 4 और 4s के अंदर
2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन एक्चुअल में 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स और 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। रीज़न क्या है? D एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाता है तो वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन के बजाय अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो एग्जैक्टली हाफ एंड एग्जैक्टली कम्प्लीटली फिल्ड जो और सबशेल्स होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। इसीलिए क्रोमियम में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो 4s के अंदर था जंप करके 3D में आ जाता है और उसको स्टेबिलिटी देता है। सेम केस कॉपर वाले में भी है, एटॉमिक नंबर 29। एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D9 4s2 होता है, लेकिन एक्चुअल में वो 3D10 एंड 4s1 होता है। मतलब ये हुआ कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में आ जाता है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जो कम्प्लीटली फिल्ड होता है तो वो उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनमें एज यूजुअल एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है जिंक तक का। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते चले जाते हैं। यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और उनमें भी जो हैवियर एलिमेंट्स हैं कई सारे ऐसे हैं जिनको आर्टिफिशियली बनाया गया है, यानी कि उन जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं एलिमेंट उन पर कुछ अल्फ़ा है बीटा है पार्टिकल से उनके बम्बार्डिंग करके और उनका एटॉमिक नंबर चेंज किया जाता है। आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर अगर आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को चेंज कर दोगे तो एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाता है। तो हैवियर एलिमेंट्स को इस तरह से बनाया जाता है, लेकिन वो शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, मतलब ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, थोड़े से टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं और वापस अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करते हैं और उनका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, या आप यूँ कह दो कि वो न्यूक्लियस टूट जाता है। अब आगे हम देखें कि जो स्टेबिलिटी है, हाँ कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल्स होती हैं वो क्यों होती है, उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल्ड होते हैं यानी सबशेल के अंदर, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स सिंगली ऑक्यूपाइड हैं डी सबशेल के अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे के साथ में ऑर्बिटल को एक्सचेंज करते हैं, तो जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है। अब आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, ये वाले भी एक्सचेंज हो सकते हैं, ये भी एक्सचेंज हो सकते हैं और ये भी एक्सचेंज हो सकते हैं। इसी तरह से आप देखोगे ये भी एक्सचेंज हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी है। फिर हम देखते हैं कि एक पॉसिबिलिटी ये वाली है और एक पॉसिबिलिटी ये वाली है, फिर इसी तरह से एक पॉसिबिलिटी ये वाली है। तो जितनी ज़्यादा इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ होगी तो स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन अब जैसे आप अगर यूँ देखें कि एक इलेक्ट्रॉन और पेयरिंग के अंदर आ जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी एक्सचेंज की कम हो जाएगी। एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं। मैंने क्या किया कि ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं शुरू के 2 ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन और फिल कर दिए। अब बाकी बचे 3 सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स, इनमें एक्सचेंज की जो पॉसिबिलिटी है उसको हम देखें। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में एक्सचेंज कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में एक्सचेंज कर सकता है, यानी नंबर ऑफ़ एक्सचेंज की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो बच्चों अब ये जो चैप्टर है आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। आप लोग इसकी स्टडी कीजिएगा और ज़रूरत पड़े तो रिवीजन कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा और आप अपनी प्रॉब्लम्स डाउट क्लास के अंदर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।